नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में देश के एक बड़े पत्रकार हैं। पत्रकार देश के बड़े इसलिए नहीं कि उन्होंने बड़े बड़े चैनलों में काम किया है, बल्कि देश के बड़े पत्रकार इसलिए कि उन्होंने अपने लेखन के लिए बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मैं आपको दिखाता हूं, ये बहुत चर्चित पुस्तक है। इस वर्ष की मैं मानता हूं कि सबसे चर्चित पुस्तक है राहुल गांधी के ऊपर। एक बड़ी और एक विस्तार से एक पुस्तक लिखी है दयाशंकर मिश्र जी ने। दयाशंकर जी मिश्र जी टीवी में रहे हैं, एनडी टीवी में रहे हैं, और जिस समय ये पुस्तक वे लिख रहे थे वो न्यूज़ 18 में थे, यानी कि आप मान सकते हैं कि अंबानी जी के चैनल में थे। जब उन्होंने इस पुस्तक को लिखा तो अंबानी जी के चैनल से निश्चित तौर पे उन्हें ये चेतावनी दी गई कि या तो आप चैनल में रहिए और या फिर आप चैनल से बाहर जाइए। दयाशंकर जी ने चयन किया कि नहीं, मैं किताब लिखूंगा चाहे कुछ हो जाए, और पुस्तक का नाम है राहुल गांधी, सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार और तानाशाही के खिलाफ संघर्ष। ये संघर्ष बेशक राहुल गांधी का इन्होंने लिखा है, पर इस संघर्ष को दुनिया के सामने लाने के लिए दयाशंकर जी मिश्र ने कोई कम संघर्ष नहीं किया है, जिन्होंने अपना तन मन धन और अपना नौकरी भी दांव पर लगाई है। एक बहुत बड़ा ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दयाशंकर जी ने किया है। और आज दयाशंकर जी मेरे भोपाल में मेरे स्टूडियो में हैं। हम उनसे तमाम सारी चीज़ों को समझेंगे, लेकिन एक बात मैं और अपने दर्शकों को बता दूं कि इस पुस्तक को छापने के लिए देश का कोई भी प्रकाशक सामने नहीं आया। जिसने भी इस स्क्रिप्ट को देखा पढ़ा वो निश्चित तौर पर कहता था कि बहुत अच्छी है, लेकिन हम छापेंगे तभी जब मध्य देश में बदलाव हो जाए। नरेंद्र मोदी की सरकार का इतना भय कि कोई प्रकाशक इस पुस्तक को छापने तैयार नहीं, तब अपने संसाधन से इस पुस्तक को छापने वाले देश के बड़े पत्रकार, इसलिए कद केवल लिखने से नहीं बढ़ता है, कद कभी कभी हम अपने बड़े जब निर्णय लेते हैं तब हमारा कद बढ़ता है। दयाशंकर जी मेरे स्टूडियो में है, ये मेरा सौभाग्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपको दिल से बधाई देता हूँ। एक पत्रकार के जीवन में कितने कष्ट होते हैं मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। 40 साल मुझे इसमें हो गए हैं, क्या क्या हमने कितने चौराहे और कितने दोराहे हमने देखे हैं। आप भी पिछले दिनों जब चौराहे पर आके खड़े हुए हैं, कैसा महसूस करते हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और बातचीत का मौका देने के लिए। लेकिन जैसा अभी आपने कहा उसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि आपने अपनी पत्रकारिता से मध्य प्रदेश में और देश भर में जो काम जो आपने, मैं कहूँगा जो आपने रास्ता दिखाया था, मैं उसी पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे याद है कि मध्य प्रदेश और बल्कि भोपाल के एक अखबार ने आपकी तस्वीर अखबार में छापी थी और कहा था कि भाई आपको हम नौकरी से निकाला था। तो मैं उन्हीं आप सब अग्रजों के रास्ते पर चलने की मैं छोटी सी कोशिश ही कर रहा हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि पत्रकार का काम उस वक्त बोलना है जब सब चुप हो जाए, उस वक्त लिखना है जब लोग लिखना बंद कर दें। तो मैंने कोशिश उस वक्त बोलने लिखने की है जब सब तरफ से पाबंदियां लग गई। मैं हिंदुस्तान की, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी मीडिया कंपनी में था। एक बड़ी जिम्मेदारी थी मेरे पास में, और मैं लगातार देख रहा था कि विपक्ष को आप ख़त्म करने का काम करिए। मतलब आपकी सुबह से मीटिंग हो और आपका एक ही काम दिन भर है, और क्या काम है? एक ही काम है कि राहुल गांधी को बदनाम करो। एक बार, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन विपक्ष की कोई भी ऐसी खबर मत आप पब्लिश करिए जिससे बात जाए कि आखिर विपक्ष क्या कर रहा है। हम जनता में देखते हैं कि लोग कहते हैं विपक्ष ये नहीं कर रहा, विपक्ष ऐसा काम क्यों नहीं करता, विपक्ष इसकी आलोचना क्यों नहीं करता, विपक्ष इसका विरोध क्यों नहीं करता। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है, जनता तक ये बात पहुंचती नहीं है कि विपक्ष ये कर तो रहा है, लेकिन उसको दिखाएगा कौन। और एक बात मैं और कहता हूँ और आज आपके माध्यम से दर्शकों से कहना चाहूँगा कि भारतीय मीडिया, जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और गणेश शंकर विद्यार्थी को हम याद करते हैं कि उन्होंने अपनी कुर्बानी दी कौमी एकता के लिए, और आज भारतीय मीडिया आईटी सेल का एक्सटेंशन बन गया है। जब मैं आईटी सेल का एक्सटेंशन बन गया है कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि बीजेपी की जो आईटी सेल कुख्यात हुई दुनिया भर में, उसका एक्सटेंशन है, झूठ का एक्सटेंशन है, कि एक झूठ जो प्रसारित होता है भारतीय मीडिया उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने कोई बड़ा काम किया, देश हम सब की अपनी अपनी जिम्मेदारियों से आगे बढ़ता है,
लेकिन मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ और उसको कहते हुए मुझे अच्छा लगता है कि आज़ादी केवल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जैन साहब मुझे कहा कि आपने ये काम क्यों किया, ये काम तो कांग्रेस को करना चाहिए था, ये काम फला लेखक को करना चाहिए था। तो मैं कहता हूँ आज़ादी में हम सब की भूमिका है। जितनी भूमिका आज़ादी में राहुल गांधी की है, जितनी भूमिका अखिलेश की है, तेजस्वी की है, ममता बनर्जी की है, स्टालिन की है, जैन साहब की है, उतनी भूमिका हर नागरिक की है, उतनी भूमिका दयाशंकर की है। तो दयाशंकर ने केवल कोशिश की कि वो आज़ादी में अपना योगदान दे सकें। आज़ादी कोई एक थमी हुई चीज़ नहीं है, आज़ादी एक जीवंत चीज़ है। हमारे घर में भी एक बल्ब हम लगाते हैं, ये हमने यहाँ पर कैमरे भी लगाए हैं, इन सबको भी रिचार्ज करना पड़ता है। और हम मान के भूल गए कि आज़ाद हो गए हैं, अब आज़ादी बस बंद हो गई, चीज़ बात खत्म हो गई। जयशंकर जी, एक बड़ा सवाल यह है, मेरे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि आखिर आपको राहुल गांधी को ही चयन क्यों करना पड़ा? क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी से पिटा लेते हैं, कई तो इस समय जेल में भी हैं, तो आप चाहते थे उनको भी अपना लेखन का विषय बना सकते थे, राहुल गांधी ही क्यों? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस किताब के कवर पर राहुल गांधी क्यों है, क्योंकि जिन लोगों ने भी ये किताब पढ़ी है, या मैं गुजारिश करूंगा कि आगे इस किताब को पढ़ें, तो ये किताब 10 साल का इतिहास है। वो इतिहास जिसने भारतीय लोकतंत्र, संविधान पर सबसे बड़े हमले झेले हैं। क्रमशः आपको याद होगा कैसे 10 साल पहले भारत में मॉब लिंचिंग शब्द सुना गया। आप याद कीजिए, पहले कौन बात करता था मॉब लिंचिंग की? अगर कहीं कोई हिंसा हो जाती थी तो हम उसको हिंसा कहते थे, उसका जश्न नहीं मनाते थे। लेकिन आपको याद होगा जयंत सिन्हा मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने लिंचिंग के दोषियों का स्वागत किया था। अमित शाह देश के गृह मंत्री कहते हैं सबरीवाला वाले मामले में कि कोर्ट को ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिसको लागू न किया जा सके। मिश्रा जी, मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी का चयन क्यों? हम इस पे आएंगे, जो आपका संविधान से जो खिलवाड़ हो रहा है इस पे भी हम बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब सब कुछ ये चल रहा था, विपक्ष अपने अपने तरीके से उसका विरोध कर रहा था, प्रतिवाद कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए, इस किताब की तैयारी मैं बहुत पहले से कर रहा था, इस किताब में इसका जिक्र है। जब से मोदी उभरना शुरू करते हैं 2002 से, तब से, और बहुत सारे नायक इसके हो सकते थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को मैं भारत के इतिहास में एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा मानता हूं जिसने देश के 20 करोड़ लोगों को एक साथ लाने का काम किया, जिसने कहा कि हम एक हैं। आजाद भारत में यात्राओं का इतिहास नहीं है। आजादी के पहले यात्राएं ही यात्राएं। गांधी, नेहरू, पटेल सब क्या करते थे? याद कीजिए, यात्रा करते थे। लेकिन आजादी के बाद हम केवल 2 यात्राओं की आज बात कर रहे हैं। एक है जिसको बहुत सारे लोग, खासतौर पर मीडिया, आंदोलन जिसने नाम दिया, वो मैं उसको हिंदूवादी मीडिया कहता हूं, जिसने उसे आंदोलन कहा, जबकि वो केवल एक रथ यात्रा थी, एक सांप्रदायिक यात्रा थी, जिसने देश को विभाजन के ऐसे कगार पर लाकर रख दिया जिस पर बाद में नरेंद्र मोदी लगातार अपनी फसल बोते रहे। इस सांप्रदायिकता को अगर कोई खड़े होकर के आंखों में आंखें डाल के आरएसएस की बात करता है तो वो राहुल गांधी है। इस किताब के कवर पर राहुल गांधी इसलिए हैं क्योंकि वो सांप्रदायिकता से वैसे ही लोहा लेते हैं जैसे गांधी लोहा लेते हैं, जैसे नेहरू लोहा लेते हैं। नेहरू से ये सरकार क्यों चिढ़ती है, नेहरू से ये सरकार क्यों डरती रही? क्योंकि नेहरू ने आरएसएस पर और सांप्रदायिकता पर एकदम जीरो टॉलरेंस रखा। दयाशंकर जी, मैंने अभी आपकी पूरी किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे एक जानकारी मिली है, आप उसकी पुष्टि करेंगे। आपने अपनी किताब में उस बात का उल्लेख किया है कि देश से कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए संघ ने और बीजेपी ने केजरीवाल और अन्ना हजारे को टूल की तरह यूज किया। आपने इस बात का उल्लेख किया है, पूरा वो है आपका। लेकिन आज वही राहुल गांधी और केजरीवाल गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एक और अपनी पुस्तक में आप राहुल गांधी का पूरा के पूरा चित्रण आपने किया है,
और केजरीवाल को आपने कटघरे में खड़ा किया है, क्योंकि केजरीवाल षड्यंत्र का हिस्सा बने संघ के और बीजेपी के। आज वही केजरीवाल राहुल के साथ गले में हाथ डाल के तब कैसा महसूस कर रहे हैं? जी नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पहला ही अध्याय है जो आपने बात कही, और इस अध्याय का नाम है दिल्ली, और इस चैप्टर का नाम है अन्ना आंदोलन, झूठ और प्रोपेगेंडा की आंधी। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। इस किताब में बहुत विस्तार से है कि कैसे जब 2009 में दोबारा कांग्रेस की सरकार आती है और राहुल संगठन और सरकार दोनों जगह अपने अपने कामों से आगे बढ़ रहे हैं, और आपको याद होगा जिस खाद्य सुरक्षा कानून की बात हो रही थी, और जिस राइट टू फूड की बात हो रही थी, या जिस आरटीआई को नए नए और आगे बढ़ाने की बात हो रही थी, युवा लोगों को राजनीति में लाने की बात हो रही थी, ये सब काम राहुल कर रहे थे। उस वक्त आरएसएस सोचता है कि कैसे अपनी जड़ें कैसी जमाई जाएं। तो वो पहला हमला दिल्ली पर करते हैं, क्योंकि शीला दीक्षित वहाँ 3 बार से लगातार जीत रही हैं, लोकप्रिय थी। तो वो ये महसूस करते हैं कि कांग्रेस के लिए जैसे होता ना कि लोकतंत्र में हमेशा सामने आमने की लड़ाई होती है, लेकिन जो सांप्रदायिक ताकतें हैं पूरी दुनिया भर में देख लीजिए आप, या जिनका संविधान और लोकतंत्र में यकीन नहीं है, वो क्या करते हैं, वो पीछे से हमला करते हैं। राजतंत्र में क्या होता था, राजा सो रहा है, पीछे से अटैक कर दो, आधी रात को अटैक कर दो। जबकि हमारे यहाँ रामायण और महाभारत इतने बड़े युद्ध हुए, उसके भी कुछ नियम बनाए गए थे। लेकिन आरएसएस का कोई नियम नहीं है, 1925 से कोई नियम नहीं है। एक ही नियम है कि हमें एक ऐसा देश चाहिए जिसमें हिंदुओं के लिए ही सब कुछ चाहिए, या वो एक ऐसे देश की बात करते हैं नफरत जिसका सबसे बड़ा विधान है। तो वो ये सारी चीज़ें इसमें विस्तार से हैं, और वो आते हैं। केजरीवाल वहाँ एक टूल की तरह हैं, अन्ना एक टूल की तरह हैं। तो ये देखिए इस समय देश की स्थिति जहाँ आज हम खड़े थे चुनाव से पहले, और आखिर इस पर अब शायद मैं अगली किताब पर बात कर पाऊँ कि आखिर वो एक अलग कहानी है कि केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की दुश्मनी की वजह क्या रही, वो क्या कारण थे जब एक साथ लगभग चलने वाले लोग अलग अलग हुए। इस किताब में पूरे प्रमाण हैं, और पब्लिक डॉक्यूमेंट में सब ये उचित मानते हैं कि समय अनुसार आज की तारीख में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए केजरीवाल और राहुल को मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए? सीधा सीधा सवाल है। देखिए आपका सवाल सीधा सीधा है, लेकिन मैं एक तो कोई राजनेता नहीं हूँ, तो मेरा शायद ये चिंतक तो हैं, विचारक तो हैं, आपने विचार तो दिया है। विचार मैंने दिया, लेकिन मैं निजी तौर पर ये मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल से कोई भी राजनीतिक संबंध बहुत लंबा नहीं होगा। मेरा निजी विचार है, मैंने ट्विटर पर इस बारे में लिखा भी है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, आप मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर जाएंगे तो आप दिखा सकते हैं चाहें तो बाद में, मैंने लिखा जो आप कह रहे हैं, मैंने वही लिखा कि मैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा करता हूं। कांग्रेस ने भी उसकी निंदा की, संदीप दीक्षित जैसा आदमी उन्होंने निंदा की, और ना केवल निंदा की, संदीप दीक्षित ने आधी रात को वहां पहुंचे थे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल के साथ सुरक्षित दूरी बहुत जरूरी है। निजी मेरा विचार है कि कांग्रेस को ये गठबंधन दोनों के स्वभाव की बात की जाए, राहुल गांधी का व्यक्तिगत स्वभाव नेचर और अरविंद केजरीवाल का, आपको क्या लगता है दोनों के बीच में? मतलब राहुल गांधी के मन में जो होता है वो बोल देते हैं, मतलब हम जो जितना समझ पाए राहुल गांधी को, वो आर्टिफिशियल आदमी नहीं है कम से कम। राहुल गांधी एक नैसर्गिक व्यक्ति हैं, जो अगर मान लीजिए आप और मैं किसी डिस्कशन में हैं, मेरा ऐसा मानना है, तो राहुल सीधे सीधे बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को हमने बहुत अलग अलग रूपों में देखा है, तो दोनों में कोई दरअसल समानता है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति के अलग अलग इतने रूप हैं कि हम लोग उस पर अलग से एक एपिसोड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और दोनों में बिल्कुल दोनों में कोई समानता नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि निजी तौर पर मेरा ऐसा मानना है कि ये गठबंधन नहीं होना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की अपनी मजबूरियां होती हैं। दयाशंकर जी, इस पुस्तक को लिखने से पहले, क्योंकि बहुत बड़ी और बड़ा विस्तार से आपने इस पुस्तक को, कई इसमें खंड हैं, और ये कितने पेज की करीब 750 पेज की किताब लिखना कोई आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है। तो इससे लिखने से पहले
आपने केवल इस पुस्तक के लिखने के उद्देश्य से राहुल गांधी जी के साथ कोई बैठक की हो, कोई मीटिंग की हो, कुछ उनके साथ डिस्कशन किया हो, और यदि किया है तो कितने डिस्कशन उनके साथ हुए होंगे तभी इसके इस पर पहुंचे हो आप? ये भी आपने ज़रूरी सवाल पूछा। बहुत सारे दर्शकों की तरफ से मुझसे ये पूछा जाता है और बार बार ये बात पूछी जाती है, इसलिए मैं आज एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि मेरी राहुल गांधी से कोई मुलाकात नहीं हुई। मतलब इस पुस्तक के आने से पहले उन्हें नहीं पता था कि आप पुस्तक लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं इस बात पर, मतलब अब इस बात की जानकारी लोगों को नहीं है, लेकिन यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आज तक राहुल गांधी से नहीं मिला हूँ, आज तक नहीं मिले हैं? नहीं मिला हूँ। इस अप्रैल में भी राहुल गांधी बहुत सारे लोगों से मिले थे, अलग अलग दुनिया भर के लोग मिलते हैं। अपने जो उनके विचार को आगे बढ़ा रहे हैं उनको बुलाया था, सारे चैनल और ये सब? हाँ हाँ, वो लगातार मिलते रहते हैं, लगातार प्रक्रिया। आपको बुलाना नहीं आया? नहीं, मैं अभी तक राहुल गांधी से कभी नहीं मिला हूँ। ने जब ये किताब लिखी तो उसका जो एकदम स्पष्ट उद्देश्य था वो ये था कि 10 सालों में इस लोकतंत्र और संविधान पर जितने हमले हुए हैं वो कहीं अखबारों में नहीं आते हैं। हिंदी के अखबार तो और उस मामले में मैं कहूँगा बहुत दरिद्र हैं। वो सारे अखबार जो अपने आप को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अखबार कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा अखबार कहते हैं, वो सारे किस तरीके से खबरें छापते हैं, आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप देख रहे हैं, आप जानते हैं। तो मुझे लगा कि आखिर ये समय का इतिहास है, ये 10 साल में क्या क्या हुआ था। इस किताब के 71 नंबर पेज पर मैं चाहूँगा कि आपके कैमरा पर्सन अगर इसको दिखा पाएँ, इसको जूम कर पाएँ। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। ये है भीड़ की हिंसा और नागरिक हत्या। इसमें हमने 2014 में मोहसिन शेख की हत्या हुई थी और 2023 में हरियाणा में नासिर और जुनैद की हत्या हुई, सिलसिलेवार तरीके से रिकॉर्ड किया है। कोई भी वो रिकॉर्ड नहीं करता है। इस किताब में कैसे दाभोलकर को मारा गया, कैसे पानसरे को मारा गया, कैसे कलबुर्गी को मारा गया, कैसे गौरी लंकेश को मारा गया, केवल मारा नहीं गया, उनकी जांचें कहाँ कहाँ जाके अटक गईं, आगे नहीं बढ़ पाईं, किस किस तरीके से रोका गया। जब उनकी जांचें हुई तो उसकी प्राथमिक सूची में कौन कौन लोग आए आप जानते होंगे, या मैं दर्शकों को याद दिला दूं, वो सारे एक ही संगठन के लोग थे। तो आरएसएस जब हम कहते हैं तो कई बार बहुत सारे लोग आरएसएस को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। आरएसएस आत्मा है, बीजेपी शरीर है। बीजेपी नष्ट हो जाएगी, नई बन जाएगी, आरएसएस अजर अमर है। तो आरएसएस के दिखाए रास्ते पर मैं विषय से थोड़ा सा विषयांतर होकर एक छोटा सा सवाल आपके अनुभव के आधार पर पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने ऐसी बात कह दी कि संघ तो अजर अमर आत्मा है। तो अभी जेपी नड्डा साहब का बयान देख रहा था मैं, उनने कह दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा आकार ले चुकी है कि उन्हें अब संघ की आवश्यकता ही नहीं है। कभी आप कल्पना कर सकते हैं, आप तो दिल्ली में रह रहे हैं और पूरे एक तरह से सारा माहौल आपके सामने है और अनुभव बहुत है आपको लगता है कि नड्डा जी का बयान के आधार पर क्या बीजेपी और संघ कभी अलग हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने इस पर भी लिखा। ये भी अगर आप मेरी ट्विटर लाइन पर टाइम लाइन पर अगर दर्शक जाएं तो देख सकते हैं। मैंने जो उनका नड्डा का इंटरव्यू छपा था इंडियन एक्सप्रेस में, तो मैंने उसके साथ अपनी टिप्पणी की और मैंने लिखा कि ये जो अपने आप को अलग करने की कोशिश है, ये वो बात है जहाँ पर मोदी की राजनीति उनको ले गई है। हम भूल जाते हैं कि मोदी पहले प्रधानमंत्री नहीं है बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी भी बने, और वही अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने अयोध्या में कहा था, उनका बयान हम सब जानते हैं कितना विवादास्पद बयान था, उन्होंने समतल करने की बात ज़मीन कही थी, और वही जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो कैसे काम करते हैं आप देखें, वो अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन जो मोदी की पूरी राजनीति है, इस किताब की भूमिका में इस बात का उल्लेख भी है, आगे भी उल्लेख है, मोदी किसी को 1 इंच की जगह नहीं देते हैं। तो मोदी अब ये देख रहे हैं कि जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। दूसरा, जब मैं ये कह रहा हूं कि वो किसी को जगह नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है उनके साथ वो किसी के साथ समन्वय नहीं करेंगे। आपको समन्वय करना है, सारा का सारा समन्वय आपका करना है। तो मोदी को ये लगता है कि जो वो डिसीजन लेते हैं, जो वो निर्णय लेते हैं, वही होता है। दूसरा, एक बात और शायद दर्शकों के लिए नई जानकारी हो, संघ उनसे नाराज क्यों है और संघ की नाराजगी की वजह क्या है। इसका आधार केवल कोई वैचारिक बात नहीं है। संघ में अपना एक बिजनेस लॉबी है,
महाराष्ट्रियन लॉबी है और गुजराती लॉबी है। लगातार संघ की तरफ से ये बात आ रही थी और ये बताया जा रहा था कि जो मोहन भागवत हैं और मोदी हैं, इनके बीच तो ठीक है, लेकिन केवल इन दोनों के बीच ही ठीक है, और ये दोनों अपने हितों को कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि उसमें बाकी सब पीछे छूट जा रहा है। जैसे संघ की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि एक समन्वयकारी दृष्टिकोण हो, जैसे सरकारों में सबको स्पेस बने, या जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर कर्नाटक में एक सहकारी संस्था थी, तो वो कर्नाटक की संस्था थी, जैसे आपके यहाँ सांची है वैसे, लेकिन चूंकि अमूल गुजराती संस्था है तो इन्होंने अमूल का दबदबा जाके कहाँ पहुंचाया? कर्नाटक में। ऐसे ही जो कारखाने महाराष्ट्र के थे वो कहाँ भेज दिए? गुजरात भेज दिए। तो ये जो बिजनेस लॉबी है, जो संघ के काम करने के तरीके हैं, या संघ एक बात में जहां मोदी से अलग जाता हुआ दिखाई देता है कि संघ कहता है कि व्यक्ति आगे नहीं बढ़े, विचार आगे बढ़े, लेकिन मोदी तो जाहिर है मोदी कहते हैं मैं ही व्यक्ति हूं, मैं ही विचार हूं, मैं ही जो हूं वो मैं हूं। तो जब मैं ये बात कह रहा हूं कि संघ आत्मा है, तो वो 1925 की बात मैं कह रहा हूं। और देखें, आज़ादी की लड़ाई में संघ की कोई भूमिका नहीं है। संघ का एक ही एजेंडा है साफ साफ कि वो विभाजनकारी राजनीति ही उनका विधान है। दयाशंकर जी, एक अब मैं जरा व्यक्तिगत सवाल पे आ रहा हूँ, आपके जीवन पे आ रहा हूँ। मैंने सब समझ, मेरा जो आज की थीम है कि एक पत्रकार को ये पुस्तक लिखने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि आप किस स्थिति में थे और आज किस स्थिति में केवल इस पुस्तक के कारण आए हैं। आप एक चैनल के हेड हुआ करते थे, पूरा हेड करते थे। किस तरह की समस्याएं आपको उस समय आई? किस तरह के एक चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया कि या तो नौकरी चुनिए या किताब चुनिए? वो थोड़ा आप मेरे दर्शकों को बताएंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगे। अब आपने पूछा नहीं तो मैं आमतौर पर कोशिश करता हूं कि मैं उसको अपनी बात में क्या करूं। लेकिन एक बात है कि हम भारत में ज़्यादातर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो पूरी ज़िंदगी नौकरी के बारे में ही तो सोचते हैं। हम अपने आसपास वैसे ही दुनिया सोचते हैं। भारत में ऐसे आदमी को अच्छा ही माना जाता है जो जीवन भर अपनी नौकरी के बारे में सोचे। लेकिन जब कभी देश एक ऐसी जगह आके खड़ा हो जाए जहाँ पर आपको लगता है कि बोलना बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि पत्रकार वो जो तब बोले जब बोलने पर पाबंदी हो, तब लिखे जब लिखने पर पाबंदी हो। सकता है मैं बीजेपी की सरकारें कभी ना कभी तो जाएंगी, तो हो सकता है मैं तब किताब लिख देता। लेकिन आज जब मैंने फैसला किया नवंबर में कि मैं किताब लिखूं, तो जैसे ही मैंने कंपनी को सूचना दी, धारा के विपरीत बहने की बात कर रहे हैं जी, तो मैंने बकायदा, मेरे को आलोचनाएं भी हुई। मित्रों ने कहा कि मैंने ठीक रणनीति नहीं बनाई, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन गांधी का मेरे जीवन में जैन साहब बड़ा प्रभाव रहा है। और गांधी मेरे जीवन में करीब तब आ गए थे जब मैं 8वीं 9वीं का छात्र हुआ करता था। मध्य प्रदेश में ही पढ़ा मैं, तो सहायक वाचन यहाँ किताब हुआ करती थी। तो वो एक मेरे अंदर एक, मैं अपनी बात करूं तो मेरे अंदर एक खलबली थी। तो मैंने कंपनी को विधिवत सूचना दी और मैंने कहा कि ऐसी ऐसी किताब आ रही है, और कंपनी ने भी मुझे विधिवत ऑफर दिया। कंपनी ने मुझे कहा कि आपने किताब लिखी, अच्छी बात है, लेकिन इसको घर पे रखिए, आप इसको छापिए मत। अभी आपने किताब लिखी, आपने हमें बता दिया, बात खत्म हो गई। आप भी भूल जाएं, हम भी भूल जाएं। तो अगर मैं उस लिहाज से सोचूं, केवल नौकरी के लिहाज से सोचूं, तो मुझे यही करना चाहिए था, मुझे किताब घर पे रख देना चाहिए था। लेकिन ये नौकरी केवल नहीं है, ये पत्रकारिता थी। हम जब गणेश शंकर विद्यार्थी को याद करते हैं तो वो हमारे पुरखे हैं। जब हम गांधी को याद करते हैं तो गांधी हमारे पुरखे हैं। नेहरू को याद करते हैं तो नेहरू तो दूसरे नामों से लिखा करते थे। इन सब लोगों ने पत्रकारिता की। गांधी ने 30 साल पत्रकारिता की। तो अगर हम इनको अपना पुरखा मानेंगे तो हम इनसे क्या सीखते हैं कि जब ज़रूरी है तो बोला जाए। तो अगर कोई दूसरी नौकरी होती तो शायद मेरे दिमाग में आता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं पत्रकारिता कितनी कर पा रहा था एक अलग बात है, लेकिन मैं पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही मैंने कंपनी को बताया और कंपनी ने कहा कि नहीं, अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो आपको इस्तीफा देना होगा, मैंने इस्तीफा दिया। कंपनी ने मेरा वेतन आज तक नहीं दिया है। कंपनी ने शायद आज़ाद भारत में नहीं भी कहें तो 10 सालों में
मोदी जी के कार्यकाल में पहला ऐसा मैं पत्रकार हूं जिसके खिलाफ कंपनी ने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी किया कि आप किताब बेचने के लिए काम कर रहे हैं। 752 पेज की किताब, हिंदी में जो है कोई भी एक किताब जब 1000 बेच लेता है प्रकाशक तो उसको बेस्ट सेलर बना लेता है। 752 पेज की किताब, क्या हिंदी का लेखक उसको बेच करके क्या साधन वो अर्जित कर लेगा? मुझे भी परेशानियां आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि शायद मैं उस आज़ादी में अपना योगदान देने की कोशिश कर रहा हूं जो आज़ादी हमें हमारे नायकों ने इतनी कुर्बानियों के बाद दी। आर्थिक परेशानियां हैं, दूसरी परेशानियां हैं, वो स्वाभाविक है। एक सामान्य इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आपने इतनी बड़ी पुस्तक लिखी और एक विचार को प्रमोट किया, आपने निश्चित तौर पे जो माहौल देश में है उसे भी उजागर किया, लेकिन क्या इस विचार को के साथ जुड़े हुए लोगों में किसी ने आपसे संपर्क नहीं किया? किसी ने यह नहीं सोचा कि इस व्यक्ति की, क्योंकि कांग्रेस में एक से एक बड़े आज भी ऐसे दिग्गज हैं जो अपने नाखून के बराबर भी यदि चढ़ा दे तो आपकी तमाम सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। क्या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने नहीं सोचा कि हमारे इस विषम परिस्थिति में हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े होने वाले व्यक्ति के साथ हमें कम से कम पीछे तो खड़ा होना चाहिए? अब देखिए, कुछ मित्र तो होते हैं, सभी जगह होते हैं, कुछ अच्छे लोग सब जगह होते हैं। कुछ लोगों ने किताब को आगे बढ़ाने में, कुछ लोग अपने अपने उससे मदद कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के स्तर पर कोई ऐसी बात नहीं आई। और मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा बहुत विनम्रता के साथ कि ये किताब मैंने कांग्रेस से पूछ के नहीं लिखी जैन साहब। तो जो काम मैंने कांग्रेस से पूछ के नहीं किया उसके लिए मैं कांग्रेस से अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, वो तो ठीक है, आपको कोई अपेक्षा नहीं, मेरी बात सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं विनम्रता ये शब्द जोड़ रहा हूँ कि कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी वो अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे होंगे, मैं अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो कांग्रेस ने मुझे तो नहीं कहा कि जी आप आइए आज़ादी की लड़ाई लड़िए, जी आप आइए, और मैं कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। ये किताब एक पत्रकारी टिप्पणी है, एक पत्रकारी दस्तावेज है, ताकि लोग भूले नहीं। बीजेपी और आरएसएस की एक मास्टरी और है जैन साहब। एक फिल्म आई थी बहुत पहले, गजनी, उसमें नायक को एक बीमारी थी, वो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मतलब उसमें नायक की याददाश्त चली जाती है, आपने शायद देखी हो। मोदी जी और आरएसएस ने और गोदी मीडिया ने 10 साल में आम आदमी की गत वही कर दी है। तो ये किताब इसलिए है ताकि भारतीय जनता को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, शब्द आता है ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आए, ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आए कि क्या क्या इन्होंने किया था। जैसे मैंने कहा ना, आज नहीं तो कल सरकारें जाती हैं, बदलती हैं, लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि क्या क्या इन्होंने किया था और किन किन वादों के साथ आए थे, किन किन इरादों के साथ आए थे। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि एक ऐसा व्यक्ति जो संसद की चौखट पर दंडवत होकर उसको प्रणाम करने का, मैं कहता हूं अच्छी भावना से ही उन्होंने किया होगा, उन्होंने हमारे सामने प्रणाम किया था, और उसी संसद को 10 साल के अंदर खत्म कर दे। जो व्यक्ति संविधान के कारण से, संविधान की शक्ति से, जो व्यक्ति कहता है कि मैं चाय बेचता था वो प्रधानमंत्री बन जाए, तो संविधान की शक्ति से बने, उसी संविधान को बदलने का काम वो करे। तो इसका मतलब है कि आरएसएस और बीजेपी को हमेशा से लोगों को भ्रमित करने में मास्टरी हासिल है। लोगों को चारों तरफ भ्रमित करना, कहना कुछ करना कुछ, बात इस दिशा में जाने की बात करना, दूसरी दिशा में जाने की बात करना, बात कहना कि सबका साथ सबका विकास, और 20 करोड़ लोगों को हाशिए पर छोड़ देना। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा जो राहुल गांधी के बारे में कम बात होती है, और वो ये कि राहुल गांधी ने क्या किया है। राहुल गांधी ने विचार की राजनीति को जगह दी है। राहुल गांधी ने विचार को पहले रखा है। मैं ये बहुत दृढ़ता से कहना चाहूँगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी विचार को पकड़े रखेगी ना, आज नहीं तो कल सत्ता में आ जाएगी। चलिए एक आखिरी सवाल, और वो ये कि अब दयाशंकर मिश्र का भविष्य क्या है? मेरा भविष्य क्या है? ये किताब भविष्य को संभालने के लिए जी, या इस किताब के कारण आज भी चिंतित है भविष्य को लेकर? नहीं, देखिए, मेरे पास बहुत साफ कंपनी का ऑफर था, और अगर मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता तो आज ना आप मुझे बुलाते, ना मैं आपके पास बैठा होता।
मेरी चिंता इस वक्त ये है, और मैं निजी हैसियत में क्या कर रहा हूँ वो मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं इस किताब को लिख रहा था तो मैं अलग अलग विषयों पर व्याख्यान के लिए जाता था या बातचीत करता था, और ये थोड़ी पुरानी बात है। आजकल आप देख रहे होंगे कि संविधान को विपक्ष के नेता और राहुल गांधी भी सब लोग सामने ला रहे हैं। मैंने करीब, आप मान के चलिए कि 23 में जुलाई और अगस्त से ये अभियान शुरू किया हुआ था। मैं जहाँ भी व्याख्यान देने जाता था, भोपाल में भी एक दो बार व्याख्यान के लिए आया, मैं संविधान की एक प्रति हमेशा अपने साथ रखता था और कहता था आने वाला समय इसको बचाने का है। तो मैं अपनी निजी क्षमता में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मदद करने का काम कर रहा हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ। ठीक है, मेरी क्षमताएं कम हैं तो मैं छोटे छोटे समूहों में जाता हूँ, बात करता हूँ। आपके पास आया हूँ, बात करूँगा, किसी कॉलेज में बुला लेगा तो मैं चला जाऊँगा, और मैं लोगों से यही कहता हूँ कि एक तरफ का टिकट आप करा दीजिए, एक तरफ का मैं करा देता हूँ। अभी मुझे बनारस से कुछ साथियों का फ़ोन आया, और जब उनका कई दिन तक फ़ोन नहीं आया तो मैंने उनको फ़ोन लगाया। मैंने कहा क्या समस्या है, तो उन्होंने कहा समस्या ये है कि वो हवाई जहाज़ का तो टिकट बहुत महंगा हो गया है। तो मैंने कहा किसने कहा कि आप हवाई जहाज़ का टिकट करें? तो बोले वो ट्रेन से। तो मैंने कहा एक ट्रेन का टिकट अगर आपको समस्या है तो एक तरफ का आप कर दीजिए, ताकि ये तो तय हो जाए कि आयोजन है भी कि नहीं, और दूसरा ये हो जाए कि एक तरफ का मैं कर लूँगा। तो ये लड़ाई है। जब तक मेरे पास मेरे संसाधन हैं, काफ़ी कुछ तो मैं किताब में लगा चुका हूँ, तब तक मैं लड़ूंगा जैन साहब, और मैं तब तक इस गोदी मीडिया का हिस्सा किसी रूप में नहीं बनूंगा। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मैं लड़ सकता हूँ। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। तो आपने आज सुना बड़े विस्तार से दयाशंकर जी मिश्र को। उनकी जो बातें हैं वो निश्चित तौर पे आज कम से कम जो नए विद्यार्थी हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें एक एक शब्द सुनना चाहिए। पत्रकारिता जितना सरल आप समझते हैं है नहीं। जब हम पत्रकारिता करते हैं, और पत्रकारिता कोई कॉलेज पत्रकार नहीं बना सकता, कोई यूनिवर्सिटी पत्रकार नहीं बना सकती, अंदर की आँख से आदमी पत्रकार बनता है। और वो पत्रकार हमारे दयाशंकर जी हैं, जो अंदर की आँख से अपने मन में जो है वो करिए, तभी आपको संतुष्टि मिलेगी। इस पुस्तक को पुनः मैं अपने सारे दर्शकों को बता रहा हूँ, ये पुस्तक मात्र 749 से लेकर 750 रुपये की है। मैं निवेदन करूंगा अपने चैनल के जरिए, मैंने आज तक किसी पुस्तक के लिए इतनी अपील नहीं की। मैं चाहता हूं कि एक पत्रकार का जीवन इस पुस्तक पर लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि सच्चे पत्रकार यदि आज रहें तो आप इस पुस्तक को खरीद के पढ़िए और पूरी पढ़िए, और इसको अपनी अलमारी में रखिए, ताकि वक्त पर यह पुस्तक में लिखी हुई एक एक शब्द आपके काम आएगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।